सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। तो बुआ का भी ढेर सारा प्यार सोनाली बिटिया। और तुम जब इतना प्यार से कहती हो ना तो हमारे श्रोता तो खुश होते ही हैं, लेकिन बुआ भी खुश हो जाती है तुम्हारी, ये बात तो है। प्यार की भाषा से हर कोई खुश हो जाता है ना बुआ जी। तो तुम ये चालाकी में कर रही हो, हमें लग रहा है कुछ कुछ ना। नहीं, चालाकी नहीं बुआ जी। हाँ, क्या खाना प्यार है? प्यार जो है प्यार जो ऐसा है ना, एक झूला है ना, हम प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, और मुझे प्यार पाना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। अगर यही सोच सभी की हो जाए तो अच्छा रहेगा। और कुछ बातें ऐसी ही होती हैं जो कहते हैं ना कि शाश्वत होती हैं, यानी हमेशा ही अच्छी रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कुछ उसका मायने बदल जाए या उसकी कहते हैं ना कि महत्ता कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो प्यार ऐसी चीज है कि इसका महत्व हमेशा रहेगा। ऐसे ही हमारा जब कार्यक्रम शुरू होता है तो विषयों को बताना भी हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। तो बता देते हैं विषय। बिल्कुल। तो आज हम वो दिन याद करो में जब मोबाइल फोन खरीदा, यानी वो फोन जो छोटा सा फोन था वो भी हो सकता है, या फिर स्मार्टफोन आया कुछ दिनों बाद वो भी फोन हो सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई होगी। गड़बड़ियां? हाँ, बहुत मजेदार बातें थी। हाँ, लोगों ने फोन लिया, उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे उठाना है उसको, कैसे उठाना, कैसे कह रहे हैं कि फोन हाथ में है। कह रहे हैं अब लो, बच्चों का नाम लिया, लो गुड्डन ने लाके दे तो दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है, आवाज तो आ ही नहीं रही है। बच्चे उधर से चिल्ला रहे हैं मम्मी कान में तो लगाओ, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा। और कभी कभी मूवी देखने गए और वहाँ पे जोर जोर से उसकी जो रिंगटोन बजने लग गई, जो बगल में बैठे वाले लोग परेशान हो गए, भाई बंद करो फोन, तो समझ नहीं रहा है बंद कैसे करे। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर जब कान में ऐसे फोन लगा के और बात करते रहे छोटे से, तो पता ही नहीं चल रहा था, सामने वाला सोचता था कि हमसे बात हो रही है और पता लगा वो तो फोन पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं, आप जरूर हमसे साझा कीजिए। अंक विलास में हम लेकर हाजिर हैं आज अंक 7। बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा प्यारा सा ये अंक है, इस पर बात करेंगे। साथ ही पर्यटन स्थल में आज हम कान्हा किसली की सैर करवाएंगे। जी हाँ, और हमारी जो बहनें हैं वो अपनी दिनचर्या में किस तरह से योग को शामिल कर सकती हैं। और ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, बहनों के लिए विशेष तौर से है, लेकिन उससे ज्यादा समय हमारे भाइयों के पास रहती है। तो जब आपके पास समय है तो ये योग जरूर करें। और साथ ही आज एक खास दिन है, आज विश्व शरणार्थी दिवस भी है। जी, तो पहले संगीत की शरण में चले। चलिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, क्या है। इनमें
तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। तो क्या रखा है अब हमारे कार्यक्रम में, क्या है आगे ये बताइए आप सोनाली जी। जी, आज है विश्व शरणार्थी दिवस। यानी प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो लोग मजबूर हैं, अपने घर से बाहर हैं, जो लोग किसी आपदा, बाढ़, महामारी या किसी युद्ध के कारण अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए विवश हो जाते हैं, और इस दिन को उन लोगों को मदद करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, तो शरणार्थी जब कोई भी होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो किसी परेशानी में है, तब उसे कहीं शरण लेनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके प्रति एक समझदारी का भाव कह सकते हैं, या एक सहानुभूति का भाव, तो खैर ऐसी चीज है कि जिसमें सभी को बहुत दुख लगता है, परेशानी होती है। लेकिन फिर भी शरणार्थियों की जो दिक्कतें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, उनके प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, और इस बात को समझना जरूरी है कि ये दिवस हम क्यों मना रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय को स्वीकृति प्रदान करना है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2000 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाने का फैसला लिया, और इसके बाद से हर साल 20 जून को ये दिन मनाया जाता है। तो जाहिर है कि इस तरह से जब दिवस आता है, और हम बार बार जैसे बार बार कह रहे हैं कि कहते हुए भी खराब लगता है कि उनकी परेशानियां क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, लेकिन इसके लिए बिना कुछ कहे हमें खुद इन सब चीजों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। समाज में कोई भी स्थिति हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी तरीके के लोग हों, या शरणार्थियों की बात हो रही है आज, तो जाहिर है कि उसके प्रति हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उनकी क्या दिक्कतें हैं या उन्हें किस चीज की जरूरत है, और वो बिना जताए ये सारी चीजें होनी चाहिए, और फिर तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि 1951 शरणार्थी सम्मेलन एक शरणार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है जो अपनी जाति, धर्म, किसी सामाजिक समूह की भागीदारी या विभिन्न राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने के स्थापित भय के कारण अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ है। फिर इसका पूरा इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है। तो वही ये लिख रहे हैं कि विभिन्न अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान में मध्यस्थ के रूप में कार्य करके समाज में योगदान करने की क्षमता भी बनाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि देश समुदाय के भीतर अधिक प्रभावी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने में सक्षम होगा। तो जाहिर है किसी देश में शरणार्थियों के होने से मेजबानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा तक पहुंच जैसी सेवाओं की लागत में वृद्धि के लिए भी तैयार रहना पड़ता है ना। तो एक तरीके से जहां रह रहे हैं उनके लिए भी एक जिम्मेदारी की बात है, बोझ तो है, कह नहीं सकते उसको, लेकिन क्योंकि एक मानवता की बात है, लेकिन ये सारी चीजें जिम्मेदारियों के ऊपर आती हैं और एक मानवता के रूप में आती है। तो जाहिर है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करना ये सब जिम्मेदारी होती है। और ये सोचेंगे हम कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है उनके प्रति, तो उस बात की ओर हमें ध्यान देना होगा। एक साथी ये भी लिखते हैं कि वे एकमात्र वैश्विक कानूनी साधन है जो शरणार्थियों के जीवन
के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के स्पष्ट रूप से कवर करते हैं। उनके लिखित शब्दों के अनुसार किसी दिए गए देश में अन्य विदेशी रिश्तेदारों द्वारा उपचार के समान मानकों को प्राप्त किया जाना चाहिए और कई मामले में रिश्तेदारों के समान व्यवहार का हकदार होना चाहिए। तो भाई कुल मिलाकर बात तो वही है जो सामान्य तौर पे भी होती है, लेकिन जब शरणार्थियों के लिए होती है तो जाहिर है कि थोड़ा सा हमें और अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जी हाँ। और अब गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। तो घर तो बन गया, तुमने बनवा ही दिया। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि अवैध जो शरणार्थी हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, तो हमें दोनों तरफ देखना होगा। और अब हम लोग चले कहीं घूमने उमने, चलो जरा सा। तुमने कहा था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है, अच्छा मध्य प्रदेश में जो है वही वाला ना? जी जी जी, वहाँ की सैर करवा दे। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की मैकाल पर्वतमाला में बसा है, जो भारत का हृदय स्थान है। तो सतपुड़ा तुमने इसी लिया क्योंकि आज अंक 7 पर हम बात करेंगे। इसलिए सतपुड़ा का नाम ले लिया है। सतपुड़ा पहाड़ के बीच में ले चलते हैं। और ये उद्यान बाघ अभयारण्य के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। तो मध्य प्रदेश का जो है ये बड़ा अभयारण्य है। मंडला और कालाघाट के 2 राजस्व जिले में फैले हुए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को
1989 में आरक्षित वन घोषित किया गया था और 1955 में इसकी स्थिति को और मजबूत किया गया, उन्नत करके इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1945 वर्ग किलोमीटर है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जंगली जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श घर है। बाघ और अन्य वन्य जीव, सरीसृप, कीड़े और अनगिनत प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। हाथी और फिर जीप की सवारी आप कर सकते हैं। इसी के माध्यम से इन वन्य जीवों को आप बहुत पास से देख सकते हैं। अद्भुत अनुभव हो जाता है ना जब इस तरह से हम घूमते हैं। और ये जंगल में बारहसिंघा, दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये खास तौर से, और इसे कान्हा का गहना भी कहते हैं। और यहाँ जाने के लिए हवाई, सड़क और रेल मार्ग से आप जा सकते हैं। जबलपुर हवाई अड्डे से 175 किलोमीटर की दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और वहां से आप टैक्सी या बस से आगे जा सकते हैं। और समय क्या है, किस समय जाया जा सकता है? ये जो है अक्टूबर से जून का समय है, जो अच्छा समय माना गया है। और यहाँ पर वन्य जीवों के अलावा इस उद्यान में कान्हा संग्रहालय है, जिसका रख रखाव राज्य के वन विभाग द्वारा किया जाता है। और जो है खटिया या किसली गेट के पास ये संग्रहालय स्थित है। तो लापसी काबर जो है, ये लापसी नामक एक साहसी विशेषज्ञ शिकारी और गाइड जो थे, उन्होंने अपने खिलाड़ी साथियों की जान बचाने की कोशिश में खूंखार बाघ से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी और उन्हीं की याद में उस स्थान पर एक समाधि बनाई गई है। तो यहाँ पर जरूर जाइए। साथ ही यहाँ पर एक तालाब है जो श्रवण ताल के नाम से प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो छोटा सा तालाब है जिसका नाम श्रवण ताल है, ऐसी मान्यता है कि नेत्रहीन माता पिता को लेकर श्रवण कुमार पानी लाने इसी तालाब में गए थे और राजा दशरथ के तीर के निशाने पर आए थे। वो यही जगह है। और इस उद्यान में हजारों वनस्पतियां, उनमें से एक है सिंदूर के पेड़। हाँ, सिंदूर का पेड़ बड़ा अच्छा लगता है। जी। और जो महिलाएं जो मांग में सिंदूर भरती है ना, वही सिंदूर के पेड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। और इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं जिनका नाम खटिया यानी कि किसली, मुक्की और सरही है। दक्षिण क्षेत्र या मुक्की तक नागपुर और रायपुर से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और खटिया और सरही गेट जो है जबलपुर के नजदीक है। हमारे साथी ने जानकारी दी है कि यही उद्यान के बारे में लिखा है कि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बारहसिंगा, भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा का परिचय कराने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। और इस अभयारण्य में घास के मैदान, साथ ही बांस की वनस्पतियों के साथ खुले मैदान हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। और मुक्की जोन में बाघ ज्यादा पाए जाते हैं। और एक मान्यता है कि इस वन के पास एक गांव में कान्हा नामक सिद्ध पुरुष रहते थे। सिद्ध पुरुष रहते थे जी। कान्हा नामक सिद्ध पुरुष थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कान्हा पड़ा है। तो इस उद्यान से ही रुडयार्ड किपलिंग नामक लेखक को जंगल बुक किताब लिखने की प्रेरणा मिली, ये हमारे साथी ने भी बताया है। और यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, गौर, जंगली भैंसे, सियार, बारहसिंगा, सांभर और हजारों पशु पक्षी के झुंड दिखाई देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना रेंगने वाले जो जंतु हैं वो, और कीड़े मकोड़े, वो सब बहुत दिखाई देते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण है। और इनकी आवाज जो होती है चर्पिंग, वो बहुत अलग तरीके की होती है। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही आनंद देती है। कभी कभी डर भी लगता है जब रात में जाओगे, तब पता चलेगा। अभी तो तुम कह लो, रात में तो वहाँ पे बिना गाइड के हम जा ही नहीं सकते बुआ जी। और हमें ग्रुप में जाना होता है यानी शाम को ही जा सकते हैं या फिर एकदम जल्दी, एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह हम वहाँ जा सकते हैं ना। एक काम और कर सकते हैं, ये तो मोहल्ले में वर्ड फेमस है ना। क्या है वो? गाना सुन सकते हैं, सुन लेते हैं। चंबे
छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने, उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। प्रेमी दो होते हैं लेकिन अजूबे 7 हैं इस दुनिया में, और इन्होंने लिखा 8वीं अपनी जोड़ी। तो बात बिल्कुल सही है कि जोड़ी 2 की मिलकर ही बनती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अंक 7 की, और 7 के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी लिखकर भेजी हैं। हम लोगों ने तो जानकारी हासिल की ही थी, बढ़ा कर रखा हुआ था कि बताएंगे कार्यक्रम में, लेकिन उतना ही हमारे साथियों ने उसमें बढ़ोतरी भी कर दी कि और भी चीजें हैं, है ना जी। तो 7 महाद्वीप की बात है तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये तो बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं। जी जी जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं अंक विलास, सप्तऋषि, 7 समुद्र, एक गीत 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, संगीत के 7 स्वर, सप्ताह के 7 दिन, एक चिड़िया का नाम 7 सिस्टर्स, गुजरात का माने जाने वाला त्योहार सातम आठम यानी कृष्ण जन्माष्टमी, और प्रमुख नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र, 7 फेरे के 7 वचन और 7 आश्चर्य। सभी साथी चीजें लिखकर 7 अजूबे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। सप्तर्षि लिखकर भेजा है, 7 रंग 7 समंदर, सप्तऋषि जो है ये भी इन्होंने लिखकर भेजा है, और लगभग ये सारी बातें हमारे बहुत ढेर सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारी चीजें लिखी है। इन्होंने सतभुज भी लिखा है, हेप्टागन की बात कर रहे हैं। ये एक ज्यामिति आकृति है, जैसे षटकोण होता है, अष्टकोण होता है, अष्टकोण होता है, वैसे सप्तभुज भी होता है। तो ये भी बात बिल्कुल अच्छी बात आपने याद दिलाई। और इंद्रधनुष की तो हम सब जानते ही है, बात करते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इन्होंने ये लिखा है कि मेघ धनुष के 7 रंग, हाँ वही मेघ धनुष यानी इंद्रधनुष, और सप्ताह के 7 दिन, एक गीत भी इन्होंने लिख लिया है। तो लगभग यही बातें लिखी है, लेकिन वहीं हमारे एक साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि 7 स्वरों के बारे में जो भ्रांति है उसको भी स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि भाई 7 जो है वो कहना गलत है, क्योंकि 7 के अलावा और भी हैं जो कोमल और सब उन्होंने तीव्र भी लिख कर दिया कि 4 और हैं, लेकिन सुर तो 7 ही है ना, सा रे ग म प ध नि सा। जी। और एक हमारे साथी ये लिखते हैं कि 7 सद्गुण जी, विनम्रता, उदारता, प्रशंसा, क्षमाशीलता, परिश्रम, दयालुता, संयम और पवित्रता। और 7 दुर्गुण भी लिखे हैं। तो बता दो, तुम डर रही हो क्या बताने में? ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, भोग, आसक्ति और कामुकता। बस हमें ये बस हमारी
कोशिश होनी चाहिए कि सद्गुणों को अपनाए और दुर्गुण अपने अंदर ही झांक कर देखे कि मेरे अंदर कौन सा दुर्गुण है, कि अगर मैं ईर्ष्या करने लग गया हूँ तो या लग गई हूँ, क्या वजह है उसकी, उसकी, या क्रोध बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या कारण है, क्या कारण है, तो त्यागने की कोशिश हो जाए, है ना। बिल्कुल सही बात है। और 7 अंक हमारी जिंदगी और भारतीय संस्कृति धर्म के अनुसार शुभता दर्शाता है। 7 अंक को अविभाजित माना जाता है, इसलिए विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। सप्तपदी, पत्नी पत्नी का संबंध कभी भी विभाजित नहीं होता है। 7 जन्म का 7 होता है। इंद्रधनुष के 7 रंग, ग्रह सप्तऋषि, सूर्य के 7 घोड़े, 7 दिन। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। साथ ही हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 स्वरों, यानी संगीत से कौन परिचित नहीं होगा। और 7 स्वरों में प्रत्येक ध्वनि तथा ब्रह्मांड का संगीत समाया हुआ है। सूर्य के 7 घोड़े, शादी में 7 फेरों का भी बहुत महत्व है, और सप्ताह के 7 दिन। जी हाँ, और हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि सप्तपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो हमने उसके बारे में बता ही दिया। और इसके संग संग 7 धातु होता है, और चक्र भी जो है वो कितने हैं, वो भी 7 चक्र है ना वो जी। और एक हमारी सखी, हमारे साथी ये भी लिखती हैं कि बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चों को 7 घर लांग कर ले जाती है। 7 घर बदलती है, 7 घरों में अलग अलग जाती है ना। ये उनका एक संस्कार है। हाँ, वो एक तरीका है, और हम लोग घबराते भी हैं, लेकिन लगता है नहीं अब ये घर बदल लेगी, कल चली जाएगी कहीं और, है ना। तो 7 तीर्थ की भी बात हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि 7 तीर्थों का हिंदुस्तान में बहुत महत्व है, और सांस्कृतिक नगर हैं, और उन्हें सप्तपुरी की संज्ञा दी गई है। ये 7 पुरियां हैं, मोक्षदायिनी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कान्वी, अवंतिकापुरी और द्वारावती, और ये गेया और सप्तेशा मोक्षदायिका है। ये जी सप्तेता ये मोक्षदायिनी है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के रथ के भी 7 घोड़े हैं। उनका रंग सफेद है। उन घोड़ों के नाम है गायत्री, वृहति, उष्णिक, जयति, तिष्टुम, अनुष्टुम और पंक्ति। इन 7 घोड़ों के सारथी का नाम है अरुण, और देवताओं के जो हथियार होते हैं उन्हें पुराण में मुद्रा कहा गया है। उनकी संख्या भी 7 है। बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो कहा जाता था कि पुराने समय में कि 7 पीढ़ी तक परिवार में मनुष्य के स्वभाव, गुण और आचरण का प्रभाव माना जाता था। कहा जाता है कि 7वीं पीढ़ी में फिर वही गुण मिलते हैं। शायद इसीलिए जो सौरी सूतक का जो होता है, तो कहते हैं कि 7 वंश तक चलता है, 7 पीढ़ी तक उसको माना जाता है। उसके बाद जब पीढ़ी बदल जाती है तो फिर वो जो सूतक और इन सब का जो है वो दोष आदि नहीं लगता है जी। तो ये 7 जो है सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीता पति भगति, सगुन सुमंगल 7। दोहावली के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 साधनों को शुभ कारक कहा है, और ये 7 साधन इस तरीके से हैं जो अभी हमने बताया। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात, यानी मीठी बात हमें करनी चाहिए। और लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। काव्य शास्त्र में 7 छंदों की प्रतिष्ठा के अनुसार उन्हें प्रमुखता दी गई है, और छंदों के नाम है गायत्री, त्रिष्टुप, अष्टुप और षडक्ति, अनुष्टुप, बृहति एवं घनाक्षरी। तो ये जो है छंद हैं। और इसी तरीके से संगीत की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं ना, कि किस तरीके से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद आता है। तो और ऐसे ही अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका, और तब फिर उत्तर कांड आता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। सप्तवर्ण का भी है। 7 दिन जो हम लोगों ने बात की कि 7 वार होते हैं ना सप्ताह में, जी है ना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के नाम पर रखे गए हैं।
और बहुत सारे ऐसे भी बातें जैसे 7 समुंदर पार हमारी जो बोली जाती कहावत है ना, हाँ। कि पुरातन काल से 7 समुंदर का उल्लेख व्यापारी मार्गों के लिए किया गया था पुराने जमाने से। जी जी। फिर आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद प्रशांत, भूमध्य सागर, कैरेबियन और मेक्सिको की खाड़ी ये जो आते हैं 7 समुद्र आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और हमारे यहाँ भी ऐसे मतलब बहुत सारे लोग जीवन में भी हम साथ की बात करते ही हैं, जैसे विवाह पद्धति की हमने बात की और मित्रता संबंध की जो है शास्त्रोक्त स्थापना के लिए भी अग्नि के सम्मुख दोनों मित्र के साथ 7 कदम चलना होता है, तब जाके वो प्रदक्षिणा पूरी होती है ना। कहते हैं 7 कदम देना चाहिए, सप्तपदी कहते हैं, इसलिए 7 पद चलना, 7 फेरे या फिर और फिर तब 7 वचन भी लिए जाते हैं। 7 पैर ऐसे चला जाता है, पद मतलब चरण, 7 कदम चलना होता है साथ में। जी हाँ। तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन फिलहाल आज ये 7 अंक हम यहीं पूरा करते हैं। और आप और किस अंक के बारे में क्या जानना चाहते हैं ये हमें बताइएगा जरूर। और क्या तुम गीत सुनवाने वाली हो? सुन लेते हैं। क्या बात है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। तो सपने सुरीले हों तो क्या बात है, और वो सपने अगर सच हो जाए तो क्या बात है। तो पहले सुरीली होना बहुत जरूरी है। आप उठपटांग सपने न देखें, कोई और आपने देख लिया, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारे साथी लिख रहे हैं कि भाई आप आ जाइए घूमने के लिए, और बड़े प्यार से इन्होंने बुलाया, और इसलिए किस लिए ले चलूंगा, वैसे भी आपको विविध भारती से दूर करना है मुझे, तो ये सपना ये देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आपके सपने पूरे हों, सच हो। और देखो वैसे एक बात है, छोड़ो ये बात, हम लोग कुछ और बातें करते हैं। देखिए ये जो हम लोग किस विषय पर चल रहे हैं जी, हम आज महिलाओं की दिनचर्या में हाँ, योग इस पर हमारे भाई एक साथी बहुत नाराज हैं। अब ये तो नहीं कह सकते उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। वो कह रहे हैं क्यों भाई आपने इसमें भेदभाव क्यों किया बुआ जी, क्योंकि क्या हम पुरुष नहीं करते योग। लेकिन भाई वहीं हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि महिलाओं को तो समय ही नहीं मिलता योग करने का, तो किस तरह से करें। हमने तो पहले भी कहा था कि समय के दिक्कत है, और काम का जो उनका तरीका है उसमें कैसे योग करें, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं, और वो आप पर भी उतना ही लागू होता है, वो आप भी कर सकते हैं, है ना। जैसे होता यूं है ना कि महिलाएं सिर्फ दूसरों के लिए ज्यादा सोचती है कि अच्छा, मेरे बेटे को स्कूल छोड़ना है, उसे टिफिन देना है, उसका होमवर्क करवाना है, या फिर पतिदेव को टिफिन में अच्छी अच्छी सब्जियां देना है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे कुछ पकवान बनाकर देना है, या फिर घर का रखरखाव बहुत साफ सुथरे अंदाज में करना है, घर साफ रखना है, बाजार से सामान, ऐसा करते करते हुए खुद की ओर अनदेखा कर देती है। अच्छा, तो इसलिए फिर क्या होता है, अभी भी देखो हमारी ये जो बहन है कितना काम कर रही है, योग नहीं कर रही है, लेकिन तो हमारे साथी याद दिला रहे हैं कि पुराने समय में जब इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आजकल है, स्त्री पुरुष दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, मीलों पैदल चलते थे। महिलाएं जितने भी काम घर गृहस्थी चलाने के करती थी वो किसी व्यायाम से कम नहीं होते थे। आज योग व्यायाम में चक्की चलाना, धान कूटना, मसाला पीसना, झाड़ू पोछा लगाना, मट्ठा बिलोना, मुगदर चलाना आदि कराए जाते हैं। और जब से ये काम बंद हो गए हैं तभी से महिलाएं पुरुष से शारीरिक समस्याएं बढ़ गई हैं। योग तो एक व्यवस्थित दिनचर्या है। मंदिर जाते समय नंगे पैर जाते थे, जिनका फायदा ये होता था पैर में एक्यूप्रेशर होता था, ताली बजाकर ढोलक बजाकर गीत भजन गाया करते थे, तो भी योग का होता था पर्याय है। और गाना बजाने से पूरा शरीर झंकृत होता है। क्या बात है। तो यानी कि जो तालियां बजाना है या फिर नंगे पैर चलना है, इसमें भी योग है, ये इन्होंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक सखी ये भी लिखती है कि महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। तो भुजंगासन, धनुरासन, तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज, चक्की चाल आसन, यानी पुराने जमाने में चक्की चलाते थे, चक्की नहीं तो वो आसन कीजिएगा, बालासन, उत्कट आसन, सेतु बंधासन, ये सब हमें करना चाहिए। अब होता यूं है ना कि बुआ जी, कि महिलाओं का जवाब होता है भाई समय नहीं मिलता है। अरे तो बिल्कुल नहीं मिलता है, तो तुम यही तो बताने के बैठी हो क्या? ये तो हम बताने के लिए नहीं बैठे, हम तो ये बताने के लिए बैठे हैं कि जैसे कि अब आपने वॉशिंग मशीन लगाया है और आपको वहां खड़े रहना है। चलो वॉशिंग मशीन में तो अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आप इधर उधर घूम गए, लेकिन जैसे कि अब दूध चढ़ा दिया आपने या चाय बन रही है, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ को एकदम सीधा करिए अपने कंधे के उसमें दूरी पर, और अपनी कलाइयां मुट्ठी बांध के कलाइयां गोल गोल 10 बार घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में चला लीजिए। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, खड़े खड़े व्यायाम कर सकते हैं जी, हाथ को घुमा सकते हैं गोल गोल, ये कर सकते हैं। ऐसे कंधे से पूरा घुमा सकते हैं, जैसे कि पूरा जैसे चक्का चलाया जाता है वैसे। जो जब आप देखती होंगी कि एक्यूप्रेशर या जो होता है ना, जहाँ पर व्यायाम करने जाते हैं जी जी, तो वहां पर जो जो करवाया जाता है वो सब आप घर में कर सकती हैं, है ना। और अगर जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं तो कोशिश की जाए कि अगर नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाए, फिर उठेंगे बैठेंगे तो उसमें भी बहुत थोड़ी एक्सरसाइज होती है। और फिर जैसे इसीलिए तो कुर्सी पे बैठती, डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं बैठता। और कभी कभी लेकिन जब कुर्सी पर बैठे भी है ना तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप तब तक खाना आ रहा है, चलिए हमारी बहनों के लिए तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी समय बैठी हैं कहीं और तो आप दोनों पैर को अपने पैरेलल समानांतर कर लीजिए कुर्सी के उसमें, और उसके बाद पैरों को गोल गोल घुमा लीजिए, या कुछ नहीं तो धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन तक धीरे धीरे ले जाइए और फिर आधे कुर्सी की ऊंचाई तक अपना उठाइए घुटने से, वो घुटने की एक्सरसाइज हो जाएगी, व्यायाम हो जाएगा। ऑफिस में बैठ के कर सकती हैं हमारी बहनें। और इसी तरीके से जैसे थोड़ी सी अपनी व्यवस्था देखिए, इसलिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने ये कहा है आज कि अपने रसोई घर में आप छोटा सा स्टूल रख लीजिए। तो जैसे ये हो गया तो आप वहां पर बैठ के कुछ सांस की जो है प्राणायाम कर सकती हैं। हाँ, है ना। अभी हम लोगों ने जैसे कि ये
कलाई से घुमाने की बात कही, वैसे हम ताड़ासन कर सकते हैं खड़े खड़े होकर ना। जब तक मिक्सी चला रहे हैं तो आप ताड़ासन कर लीजिए, अगर मिक्सी ऐसी है कि आप हाथ छोड़ सकती हैं। टोस्टर में कुछ बन रहा है, आप ताड़ासन कर लीजिए, कटी चक्रासन कर लीजिए, या जैसे कि होता है ना कि ताड़ासन किया, उससे दाहिने थोड़ा घूम गए, बाएं घूम गए। तो ये छोटे छोटे आसन हैं, आप काम करते हुए करिए। और एक और बात है ना बुआ जी कि थोड़ा समय का प्रबंधन, कि अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं तो अगर थोड़ा आधा घंटा पहले उठ गए, या 7 बजे उठते हैं तो आधा घंटा पहले अगर उठ के तब पूरा घर सोया हुआ है, शांति के साथ आप बैठ के जल्दी आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, अगर आप स्वस्थ रहेंगी, घर की महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। ये बात तो है, ये बात बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है, और इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की जा सकती, कोई भी इफ एंड बट नहीं लग सकता, क्योंकि ये सत्य है। और हमारी बहनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई हम तो जमीन पर ही बैठकर खाते हैं, अच्छी बात है। और ऐसे ही सो भी सकते हैं आप जमीन पर, क्योंकि उसके लिए भी जब आप बार बार उठेंगे, लेटेंगे, तो बहुत हद तक आपको शरीर जो है वो लचीला बना रहेगा और व्यायाम होता रहेगा। हमारी एक सखी ये भी लिखती कि आज पार्क में हल्की बूंदाबांदी होने के बाद भी सीनियर सिटीजन महिलाएं और नई उम्र की सभी योग पर ही बात होती रही। निस्संदेह सभी ने माना है कि योग सभी वर्ग के लिए लाभकारी है। योग कीजिए और निरोग रहिए। लेकिन बात हो रही है कि काम करते हुए कैसे करें। ऐसे ही जैसे अगर आप खड़े भी हैं और एक हाथ से काम भी कर रहे हैं, जैसे रोटी भी बना रही हैं आप, या रोटी तो चलिए नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सब्जी चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अपना पैर जैसे थोड़ा सा जमीन से उठा लीजिए दाहिना, और उसको जो टखना होता है वहां से आप गोल गोल घुमा सकते हैं। जैसे हाथ की कलाई हम जैसे घुमाते हैं, वैसे ही पैर का घुमा सकते हैं। वैसे ही घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में, वैसे ही दाएं पैर का कर सकते हैं, है ना। दीवार पर हाथ लगाया, बाएं पैर को आपने कूल्हे से पूरा हिला लिया, आगे पीछे झुला लिया, जिसको कहते हैं ना पालने की तरह, उसको झुला लीजिए। ऐसे ही व्यायाम है, जैसे घुटने से कर सकते हैं आप। ऐसे ही कमर को पकड़ के पूरा कमर गोल गोल घुमाया जा सकता है। गर्दन वाली बात तुमने कही ही। वैसे ही आंखों की भी जो है एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। आंखों को ऊपर नीचे देखें, पुतलियों को दाएं बाएं घुमा लें अच्छी तरीके से, गोल गोल घुमाएं अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरीके के जो है व्यायाम आप आराम से कर सकते हैं। आंखों के साथ ही बुआ जी जीभ को भी में पूरा घुमाना है, जीभ को बाहर निकालना है। कैसे? ठीक से बताओ फिर। जीभ बाहर निकालिए पूरा मुंह खोल के, उसके बाद में दाहिने और बाएं तरफ भी जीभ को बाहर बार ले जाइए। हाँ। और फिर अंदर ही अंदर पूरा घुमाइए। जीभ की भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे पढ़ा है कि मस्तिष्क, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है इस एक्सरसाइज से। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हम लग रहा है तुम कर रही हो आजकल। बहुत एक्टिव है ब्रेन। देखो भाई इसमें यही है कि आप अपने दांत के बाहर जो मसूड़ा है वहां से आपको गोल गोल पूरा घुमाना है, और होंठ के अंदर रहना चाहिए जीभ, और ऐसे ही पूरा गोल गोल पूरा जितना हो सकता है आप उसकी गोलाई बढ़ाएं और वैसे ही करें। ऐसे ही हाथों को भी जब हम कंधों पर रख लेते हैं, यानी उंगलियों को कंधे पर रख लीजिए, और उसके बाद आगे कोहनी को पूरा जो है ना अपने आगे चेहरे के आगे जोड़ लीजिए पहले, और फिर पूरा जितना हो सके पूरा गोल गोल घुमाइए हाथों को। ऐसे ही विपरीत दिशा में भी सारे व्यायाम करने हैं। लेकिन इन सब के बीच में आराम करना बहुत जरूरी है, यानी जो शवासन है वो भी करते रहिए। लेकिन उसके लिए हम गीत सुनवा सकते हैं। सुनते हैं गीत। सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। सीने में तेरी याद का
तूफान उठा है ऐ दिल के सहारे। दिल में तो ये हसरत है तेरे पास मैं आऊं, नजरों से गिरा हूं तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं। बदनाम हूं नाकाम हूं क्या मुझ में रहा है ऐ दिल के सहारे। तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। तो भाई वो दिन याद करो, कोई 15 साल पहले मैंने मोबाइल खरीदा था। वो एक टच फोन था, सिर्फ फोन करने और कॉल रिसीव करने के काम आता था। 5 साल मैंने उसे चलाया था। आज मेरे पास नए फीचर वाला फोन है जिससे मैं आपको संदेश टाइप करके भेज रहा हूँ। आजकल के मोबाइल फोन में क्या नहीं है। बहुत सही बात आपने कही, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो वाले मोबाइल फोन याद करिए जिसमें कुछ भी नहीं था लेकिन मजा बहुत था। एक ही बटन दबाओ कॉल हो जाती थी, एक ही से मिस कॉल भी दिख जाती थी, एक ही से सब कुछ दिख जाता था। बहुत सारी बार बटन दबाना पड़ता है। हर चीज के ना फायदे और नुकसान दोनों होते हैं बुआ जी। तो मैं साथी लिख रहे, जब मैंने पहली बार मोबाइल खरीदा तो मुझे उसको ठीक से चलाना नहीं आता था। मैंने उसमें गाना लगाया तो बंद ही नहीं हो रहा था, आवाज ऊंची भी कम ना हुई। रास्ते में लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि इसको क्या हुआ है। जैसे तैसे घर आई तो जान में जान आई, मोबाइल बंद करवाया। वो बात याद करके आज भी हंसी आ जाती है। बात तो सही है, ऐसे घबराने लगता है दिल ना कि अब क्या करें, कहाँ चले जाएं। अच्छा, आवाज ऐसी चीज है कि आप उसको छुपा भी नहीं सकते। एक हमारे साथ ये लिखते, जब पहली बार मोबाइल खरीदा तो अपने साथ तकिए के नीचे रख के सोया करता था, मगर बाद में ये जाना कि ये काफी नुकसानदायक होता है। ये अलग ही तरह का एहसास, उमंगे तरंगे दिल में हिलोरे मारा करती थी और एक पल के लिए भी मैं अपने मोबाइल फोन को अपने से अलग करना मंजूर नहीं करता था। सच मानो एक अलग ही तरह का अनुभव था। बिल्कुल सही बात है। मैं साथी लिख रहे हैं 2002 की बात है, हमारी संस्था में तो बड़ा मोबाइल आया था, बड़ा वाला मोबाइल था। कभी कभार उसे हम यूज करते, बाकी सबके पास शौकिया बात करने के लिए लालायित रहते थे स्टाफ सारा। चार्जेस महंगा था तो बात फटाफट किया और काट दिया। लेकिन जब पहला एक मॉडल आया, बहुत पॉपुलर था, मैं साथी लिख रहे हैं, आए तो सभी इस दौड़ में ऐसे कूद पड़े जैसे स्वर्ग से अमृत बट रहा हो। हम भी थोड़ा कर्ज मिलाकर फोन खरीद ही लिए। पोस्टपेड फोन पर 325 रुपए रेंट देना और बात करने का चार्ज अलग, काफी महंगा पड़ता था। लेकिन फोन रखकर हम मैनेजर और मालिक से ज्यादा औकात वाले जो बने थे, पहले 10-20 लेकर फिर किसी को फोन बात करने को देते और बात करते तो उसे जल्दी करो कि धौंस भी जमाते थे। क्या जमाना था। छोटे से घर में 7 फोन है, कोई घुड़की और धौंस नहीं। नाती पोते उसी से बहल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और हम भी घर में बैठे उंगलियां फेसबुक के पेज पर टीपते रहते हैं। स्वास्थ्य भले थोड़ा गड़बड़ भी हो तो भी इससे जैसे मनोरंजन हो रहा है, तमाम जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि हमारा पहला फोन था, उसमें अनलिमिटेड सॉन्ग्स और डाउनलोड का ऑप्शन था। मुझ पागल को जैसे और कोई से मतलब ही नहीं रहा। अच्छा। बस सारा दिन गीतों का कलेक्शन करती रही। अंत में एक दिन लॉक करके अनलॉक वाला नंबर भूल गई और दुकान में जाके खुलवाना पड़ा। सब गाने चले गए उसमें से, पता ही नहीं कैसे। ओहो ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही बात है, होता था और अभी भी लॉक हो जाता है तो दिक्कत तो होती ही है। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हाल ही में स्मार्टफोन जेब से कब सरक कर गिर पड़ गया, बहुत खोजा नहीं मिला, दुखी होकर दूसरा फोन लेकर घर आ गए। दुखी मन से सेटिंग कर रहे थे, तभी खबर मिली किसी भले आदमी को फोन मिला और मुझे खोज रहा था। आखिरकार फोन मिल गया। अब नए फोन को देखते रहे
जो हमें मजबूरी में लेना पड़ा था। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि जब मोबाइल फोन खरीदा था, जब एक नए सपनों से भरा था, एक छोटा सा सितारा था, चमकता स्क्रीन टच में सजीव जैसे सपनों में रंग भरे, दिल से नजदीक, पहली घंटी की धुन मन में खुशी की मिठास, दोस्तों से बातें जैसे दूरियां हो गई पास, पहला मैसेज और वो उत्साह हर शब्द में छुपा था, अनोखा था सा राज, फोटो खींचते हुए हंसते चेहरे, हर पल की यादें जैसे हो गए नए नए, वो गेम्स खेलना, रात भर गाने सुनकर जागना, हर लम्हे को जिंदा दिल से लगाना, समय बीत गया, अपडेट्स भी आए, पर वो पहली खुशी दिल में रह कर समाई। बिल्कुल सही बात है। लगभग मतलब सबकी अलग अलग यादें हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा था कि समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ से शुरू होगा, क्या होगा, और हम लोगों ने तो वाकई ऐसे ही कहते हैं ना कि ट्रायल एंड एरर में ही सीखा है कि कैसे क्या करना है, फिर कुछ गलती हुई, फिर कुछ गलती हुई, और सीखते चले गए, क्योंकि उसकी तो फिर किताब पढ़नी पड़ती है अगर ठीक से आपको। तो बहुत सारी और भी बातें हैं, गीत सुनते हैं, है ना? जी जी, सुन लेते हैं गीत। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल तमन्नी प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रहेंगे
सबने भाई अपने अपने ढंग से बातें कही हैं भाई। कुछ ने लिखा है कि 14 रुपए इनकमिंग 14 रुपए आउटगोइंग लगती थी, तब हम मोबाइल पर नंबर देकर एसटीडी से वापस कॉल कर लिया करते थे, क्योंकि एसटीडी से फोन करने के 2 रुपए लगते थे। और उसका स्नेक वाला गेम आज भी याद है, पॉइंट खाते जाओ सांप बड़ा होता जाता था। वो वाकई बड़ा मजेदार होता था और उसकी जो है ना गति भी बढ़ती जाती थी। हमारे एक साथी ये भी लिखते कि मेरे पास मोबाइल था और उससे फोन में या तो गेम खेलता था या रेडियो सुनता था, फिर चैनल विविध भारती का FM गोल्ड और FM रेनबो ही सुनता था। बाकी चैनल भी मुझे पसंद थे, साथ में पुराने गाने, जब मेरी दादी भी जीवित थी वो भी सुनती थी गाने। पहला मोबाइल हाथ में आया था तो मेरी मुट्ठी में आ जाता था और 50-100 रुपए का कूपन लाते थे रिचार्ज करने के लिए, पर आज का मोबाइल बहुत बड़ा है, पूरे हाथ में आता ही नहीं। ये भी तकलीफ की बात है। बात तो सही है। एक हमारे साथी ये लिखते हैं कि मेरी बेटी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर थी उसने मोबाइल खरीदा और मोबाइल बहुत महंगा था, 50,000 का था। तब 1 मिनट में 16 रुपए चार्ज लगता था। मोबाइल 1 साल मेरे पास रहा। नवरात्रि में गरबा खेलने गई थी, मोबाइल को स्कूटर की डिक्की में रखा। देर रात जब घर के लिए निकले तब फोन चोरी हो गया था। कई महीनों तक दुखी रही थी, लेकिन समय रहते भूल गई। उसके बाद छोटा फोन खरीदा, तब स्मार्टफोन आ गए, तब से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल जो है वो खरीदते हैं ये। तो भाई ये तो सारी बातें होंगी मनोरंजन की, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिर से कि याद दिलाने के लिए कि योग जरूर करें आप, क्योंकि हमारे साथी ने बताया कि योग हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। महिलाओं के शरीर में जीवन भर हार्मोन्स उतार चढ़ाव हो सकता है। यौवन से अधिकांश महिलाओं को मासिक हार्मोन चक्र का अनुभव होता है। वे माता पिता बनने का फैसला करती हैं तो गर्भावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। रजो निवृत्ति के कारण प्रबंधन के लिए हार्मोनल चुनौतियों का और एक और सेट आ सकता है, जिसमें नींद न आना और हॉट फ्लैशेस शामिल हैं। तो सौभाग्य से नियमित योग अभ्यास आपके हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे मासिक धर्म, रजो निवृत्ति, अन्य हार्मोनल असंतुलन से संबंधित लक्षण अधिक सहनीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए योग को पीएमटी के लक्षणों को काफी हद तक कम करने के लिए दिखाया गया है। इसका मतलब मूड स्विंग, सूजन और त्वचा की समस्याओं जैसे लक्षणों में कमी हो सकती है। तो भाई योग करिए और स्वस्थ रहिए। योग करिए और निरोग रहिए और विविध भारती सखी सहेली से जुड़े रहिए। और अब हम लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार।